नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 2026 का पहला दिन आप सबको मुबारक हो। आप सभी को इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो इस नए साल में बन जाएं और कोई भी दुख, कोई भी चिंता आपकी जीवन में ना रहे, ऐसी मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। दोस्तों, 2025 के साल की अगर दो बड़ी बातें, दो पॉजिटिव बातें मैं आपसे पूछूं तो आपके हिसाब से क्या होगा? इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से 2025 की दो बड़ी खुशखबरियां या दो बड़े बातें क्या रही जो हम सब के जीवन में एक अच्छी स्मृति के रूप में आगे आने वाले समय में भी रहने वाली हैं। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आगे वीडियो के लास्ट में, अंतिम में आपको बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में खुशखबरी लेके आया हूं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम है उनका 100% क्लियरेंस अब हो जाएगा। जी हां दोस्तों, बकायदा लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी गई है, जो कि बड़ी खबर है। दोस्तों, आगे इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ आर्मी वालों को 10,000 रुपए, एयरफोर्स वालों को 22,500 रुपए और नेवी वालों को 40,000 रुपए मिलते हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? ये एक ऐसा स्कीम है जिसके बारे में हर किसी को, पूर्व सैनिकों और उनके घर वालों को जानकारी होना जरूरी है। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष का नवंबर तक का जितना भी इनकम हुआ है या जितना भी खर्चा हुआ है उसका एक ब्यौरा रख दिया है। जी हां दोस्तों, इनकम में इजाफा हुआ है, राज्यों को जो सहायता दी गई है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो इस वित्त वर्ष का जो नवंबर तक का जो आंकड़ा रखा गया है, ये एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर सकता है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसको हम 8वें पे कमीशन से भी जोड़ के देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इन्हीं 3 विषयों को लेकर आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे बढ़ें। दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आप अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं, आप मेंबर्स ओनली वाले फैसिलिटीज चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खुशखबरी, रक्षा मंत्रालय ने सभी के सभी बिल क्लियर कर दिए। अब वेलफेयर स्कीम का 100% भुगतान आदेश जारी हो गया है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें जितने भी वेलफेयर स्कीम के लिए पूर्व सैनिकों ने या विडोज ने या डिपेंडेंट्स ने अप्लाई किए हैं, उन सभी के सभी स्कीम्स को 100% क्लियर करने की जानकारी दी गई है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की तरफ से लाखों पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और डिपेंडेंट्स को बड़ी खुशखबरी देते हुए 26 दिसंबर 2025 को यह लेटर जारी किया गया है। दोस्तों, इस लेटर में जैसा आप देख पा रहे हैं, इसका हेडिंग आप देख पा रहे हैं, क्लियरेंस ऑफ पेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एप्लीकेशंस अपलोडेड प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26, यानी कि 2025-26 से पहले जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एप्लीकेशंस अपलोड किए गए हैं सभी को क्लियर कर दिया जाएगा। ये इस लेटर के जरिए जानकारी दी गई है। सबसे पहले कहा गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एप्लीकेशंस फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर वेरियस स्कीम्स अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट, ex-servicemen, widows, dependents prior to financial year 2025-26 are still pending at जिला सैनिक बोर्ड एंड राज्य सैनिक बोर्ड। यानी कि ये पाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से पहले के जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के एप्लीकेशंस हैं वो अभी भी पेंडिंग पाए गए हैं। राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्डों में पेंडिंग पाए गए हैं, ये यहां कहा गया है। आगे कहा गया है, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी all applications pending at various level, that is जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड pertaining to financial year 2024-25 and earlier shall be processed on or before 31 दिसंबर 2025। यानी कि यहां कहा गया है जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग है 2024-25 या उससे पहले के सभी को 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसेस किया जाएगा। Henceforth, application rejected by the system due to non-rectification of observation within the stipulated time of 30 days by the applicant shall not be restored। यानी कि जो एप्लीकेशन सिस्टम द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं 30 दिन तक उनका रेक्टिफिकेशन ना करने की वजह से जो ऑब्जर्वेशन में थे उनको जो है एप्लीकेशन को दोबारा रिस्टोर नहीं किया जाएगा। In this regard, please also connect Chapter 3 of
KSB Guidebook 2025 under which procedure for editing, amending on uploaded applications has been given। यानी कि इस संदर्भ में 2025 का जो KSB का गाइड बुक है उसका चैप्टर 3 को रिफर करें, जिसमें एप्लीकेशंस को एडिट करने के बारे में समझाया गया है। साथ ही कहा गया है रेस्पेक्टिव राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू adhere to the procedure and clear the applications priority to financial year 2025-26 from their dashboard by 15 जनवरी 2026 to avoid bulk rejection by the system। यानी कि 2025-26 के जितने भी अभी पेंडिंग में हैं एप्लीकेशंस, जितने भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हों, किसी के शादी के ग्रांट के हो, या जो भी चाहे प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप वाले जितने भी एप्लीकेशंस पेंडिंग है 2025-26 के भी, उनको 15 जनवरी 2026 तक क्लियर करने के लिए साफ साफ आदेश राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड को दिए गए हैं। यानी कि इसका भुगतान भी अब जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो एप्लीकेशन हुआ है उसका भुगतान भी जल्दी हो जाएगा, इसलिए 15 जनवरी 2026 तक इसको क्लियर करने के आदेश दिए गए हैं। और जो पुराने फाइनेंशियल ईयर के हैं वो 31 दिसंबर 2025 तक क्लियर कर देने की बात भी इस लेटर में कही गई है, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी है। जो भी इस वेलफेयर स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए खुशखबरी है, जिन्होंने नहीं किया है उनको जल्द से जल्द अब अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्डों को भी अब 15 जनवरी तक का समय सीमा दे दिया गया है जितने भी पेंडिंग है उनको क्लियर करने के लिए। अगर 25-26 के स्कीम के लिए अभी तक आपने अगर अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। 15 जनवरी तक उनको क्लियर करने के लिए आदेश जारी हुए हैं, तो ऐसे में अगर आपका पेंडिंग रहेगा तो पेंडिंग का पेंडिंग ही कहीं ना रह जाए, इसलिए समय रहते ही जल्दी से जल्दी जितने भी एजुकेशन ग्रांट के हैं, PMSS के हैं, जितने भी हैं वो सभी के सभी जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। किसी की बच्ची की शादी हुई है उसका अगर आपको अप्लाई करना है तो वो भी जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ताकि 15 जनवरी तक अगर एक लॉट निकल जाता है तो आगे भुगतान जल्दी हो जाएगा आपको भी। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अहम जानकारी, ADLRS का ₹10,000, 40,000 और 22,500 लागू है सबको। क्या आपने क्लेम किया? जी हां दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे बाद हमारे परिवार के बारे में चिंता करना, उनके वेलफेयर के बारे में, स्कीम्स के बारे में जानकारी रखना हमारी भी जिम्मेवारी है। अगर हम ना रहें तो हमारे ना रहने के कंडीशन में हमारे परिवार वालों को, बच्चों को, हमारे एनओके को क्या क्या लागू है उसकी जानकारी आप भी रखें, आपके एनओके को, आपके बच्चों को भी इसकी जानकारी दें। तो ऐसा ही एक स्कीम है जिसके बारे में आगे एक लेटर दिखाऊंगा और उस स्कीम में किसके लिए कितना पैसा लागू है वो भी आगे समझाऊंगा, क्योंकि इन वेलफेयर स्कीम्स के बारे में अगर जानकारी ना हो तो ये स्कीम सरकारी खातों में ही रह जाएंगे, उनके पैसे भी सरकारी खातों में ही रह जाएंगे। जो हमारे बच्चों को, हमारे फैमिलीज को मिलने वाले पैसे हैं वो अकाउंट से निकल के आएंगे ही नहीं, क्योंकि जानकारी ना होने की वजह से। तो ऐसे में जागरूक बने। चलिए एक लेटर दिखाऊंगा और पूरा स्कीम के बारे में समझाऊंगा, किसको कितना लागू है, कैसे उसको क्लेम करते हैं। दोस्तों ये नेवी ऑफिस का एक लेटर आप सामने देख पा रहे हैं, ऑफिस ऑफ द CRSO नेवी ऑफिस। जो लेटर भेजा गया है द डायरेक्टरेट ऑफ नॉन पब्लिक फंड, यानी कि जो इंडियन नेवी बेनेवोलेंट एसोसिएशन है उनको ये लेटर भेजा गया है। और ये लेटर है दोस्तों जो ADLRS के जरिए नेवी के पेंशनर की अगर मृत्यु हो जाए तो उनके घर वालों को, उनके एनओके को जो 40,000 रुपए मुआवजे के तौर पर ADLRS स्कीम के हिसाब से दिया जाता है, उसको लेकर के ये लेटर भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, आगे समझाऊंगा आर्मी वालों को कितना मिलता है, पूर्व सैनिक के निधन पर उनके घर वालों को, नेवी वालों को कितना मिलता है, एयरफोर्स वालों को कितना मिलता है, क्योंकि ये जानकारी अगर रखेंगे तभी पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाने के बाद उनके घर वाले इस स्कीम के तहत इस पैसे को क्लेम कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं किसी एक पेंशनर का, जो नेवी के पेंशनर थे, उनके संदर्भ में ये लेटर लिखा गया है, जिसकी जानकारी आप सबको भी होना जरूरी है। डिमाइस ग्रांट इन रेस्पेक्ट ऑफ श्रीमती लतीफुन्नेसा बेगम, स्पाउस ऑफ लेट मीर मनीरुद्दीन अहमद। देखिए इनका एप्लीकेशन भेज दिया गया है और ये एप्लीकेशन भेजा गया है द डायरेक्टरेट ऑफ नॉन पब्लिक फंड को भेजा गया है, और इसमें लिखा गया है द अबव नेम्ड वेटरन पास्ड अवे ऑन 2 नवंबर 2022। देखिए 2 नवंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन जानकारी के अभाव से इनका क्लेम नहीं हो पाया था, जिसका क्लेम अभी हो रहा है। आप देख पा रहे हैं एन एप्लीकेशन along with relevant documents received from the
applicant spouse of late Maniruddin Ahmad ex LS number so and so is forwarded for necessary action. It is requested that intimation of payment to the NOK may also be sent to this office for updation of records. यानी कि देखिए ये अधिकारी का प्रॉपर साइन किया गया लेटर है, यानी कि ये नेवल पेंशनर के वेलफेयर से रिलेटेड दोस्तों ये स्कीम है, यानी कि पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद उनके घर वालों को जो ADLR इसका पैसा मिलता है और नेवी का रेट 40,000 का है। और देखिए ये एप्लीकेशन में क्या क्या एनक्लोजर लगे हुए हैं और इसका कॉपी कहां कहां भेजा गया है। जिला सैनिक बोर्ड का जो सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड मुर्शिदाबाद को भी इसका कॉपी भेजा गया है, आप देख पा रहे हैं। और आगे मैं अब बताता हूं दोस्तों ADLRS स्कीम के तहत किसको किसको कितने कितने पैसे लागू होते हैं वो आप देख लीजिए। ये रहा फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्या होता है ये? The next of kin of the deceased veteran is entitled to financial assistance under the ADLRS structure as follows. For the army, an amount of 10,000 is disbursed through the arrangements of made by the station headquarter. यानी कि स्टेशन हेडक्वार्टर जो नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर है उसके अरेंजमेंट में आर्मी के जो पूर्व सैनिक के निधन होने पर उनके NOK को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। नेवी वालों के लिए फॉर नेवी 40,000 इज ग्रांटेड बाय द इंडियन नेवी बेनेवोलेंट फंड, यानी कि इंडियन नेवी बेनेवोलेंट जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से 40,000 रुपए दिया जाता है, जिसका एप्लीकेशन जिसका लेटर अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। नेवी के केस में 40,000 है और एयरफोर्स के केस में देखिए फॉर द एयरफोर्स 7,500 is provided under the provision of the Air Force Association for all the nearest Air Force station. Additionally, 15,000 is contributed by the Indian Air Force Benevolent Association through the local Air Force unit और AFA, यानी कि एयरफोर्स के लिए 15,000 और 7,500 यानी कि 22,500 रुपए एयरफोर्स वालों के लिए ADLRS स्कीम के तहत दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, आप भी अगर पूर्व सैनिक के घर वाले हैं या खुद आप पूर्व सैनिक हैं तो अपने बच्चों को अपने NOK को इसकी जानकारी जरूर दें। और अगर आप उनके NOK हैं, खुदा ना खास्ता अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु हो चुकी है, आपने ये पैसा क्लेम नहीं किया है तो ये क्लेम आप कर सकते हैं नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर के जरिए, और नेवी वाले इंडियन नेवी बेनेवोलेंट फंड के जरिए, और एयरफोर्स वाले नियरेस्ट जो आपका एयरफोर्स स्टेशन है या तो फिर एयरफोर्स एसोसिएशन है उनसे ये पैसा क्लेम कर सकते हैं, जो कि पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद उनके घर वालों के लिए उनकी अच्छी तरीके से अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए एक सहायता राशि के तौर पर दी जाती है। दोस्तों आपको भी अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि हम पूर्व सैनिक जब नहीं रहते हैं तो हमारे घर वालों को जानकारी देने के लिए कोई रहता नहीं है, वो मानो बिल्कुल अनाथ से हो जाते हैं हमारे घर वाले। तो ऐसे में उनको अगर समय रहते आपके रहते ही इन जानकारियों को आप दे के रखेंगे, उनको अगर नोट करा के रख देंगे कि आपके ना रहने के कंडीशन में उन्होंने कौन से फायदों के लिए अप्लाई करना है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए सहूलियत होगी। और ऐसे जो पैसे मिलने हैं उनको, ये पैसे उनको मिल पाएंगे ताकि आगे आने वाले समय में उनकी जिंदगी गुजर बसर करने में कुछ ना कुछ आसानी होगी। देखिए जिंदगी जब चली जाए तो उसकी भरपाई तो कभी किसी भी तरीके से नहीं हो सकती, लेकिन जाने के बाद भी अगर कुछ फैसिलिटीज हमारे घर वालों को, फैमिलीज को लागू है तो उनके बारे में हमें जानकारी उनको देना जरूरी है। आप क्या मानते हैं? मैं तो यही मानता हूं और मैं अपने घर वालों को यह समझाता रहता हूं, आप भी जरूर समझाइएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, भारत सरकार ने नवंबर 2025 तक का आय व्यय का आंकड़ा जारी किया है। बम्पर कमाई आगे 8CPC में गुड न्यूज मिलेगा। जी हां दोस्तों भारत सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर का नवंबर तक के आंकड़े जारी किए हैं और ये आंकड़े कल ही जारी किए गए हैं। कितना इनकम किया गया, इनकम में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई, जो राज्यों में जो सहायता दी जाती है उसमें भी कितने की बढ़ोतरी की गई है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इनकम बढ़ेगा, अगर वित्तीय स्थिति अगर मजबूत होगी, अगर आमदनी ज्यादा होगा, तभी खर्चा करेगी सरकार, तभी पे कमीशन जैसे हमारे स्कीम्स के लिए भी ज्यादा राशि आवंटित किया जा सकता है। तो ऐसे में जो ब्यौरा जारी किया गया उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 2025-26 वित्त वर्ष का नवंबर तक का जो इनकम और खर्चे का एक ब्यौरा जारी किया है। ये आप देख पा रहे हैं 31 दिसंबर 2025 को ये ब्यौरा सामने रखा गया है।
ये भारत सरकार का प्रेस नोट है, वित्त मंत्रालय का। आप देख पा रहे हैं कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा हुआ, उसका एक ब्यौरा है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो खर्चा होगा, 8वें पे कमीशन में भी खर्चा होगा, उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है। भारत सरकार ने नवंबर 2025 तक के मासिक खातों का संकलन कर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सरकार को नवंबर 2025 तक 19,49,239 करोड़ रुपए वर्ष 2025-26 के संबंधित वर्ष की कुल प्राप्तियों का 55.7% है प्राप्त हुए हैं। यानी कि टोटल में से 55.7% कितना है, वो है 19,49,239 करोड़ रुपए। अगर इसको 100% कर दे तो देख लीजिए कितना होगा, लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा इनकम है प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13,93,946 करोड़ रुपए कर राजस्व केंद्र को प्राप्त शुद्ध राशि, 5,16,366 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व और 38,927 करोड़ रुपए गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को करों में हिस्सेदारी के रूप में 9,36,561 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,24,498 करोड़ रुपए अधिक है। यानी कि देखिए इनकम ज्यादा हुआ तभी राज्यों को ज्यादा दे दिया। अगर पिछले वर्ष के मुताबिक अभी तक नवंबर तक अगर सरकार ने 1,24,498 करोड़ रुपए ज्यादा राज्यों को दे दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अच्छा जो है सिंबल है, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरीके से अगर इनकम में बढ़ोतरी होगी तभी जाकर के पे कमीशन भी अच्छी तरीके से लागू होगा। आप देख पा रहे हैं भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय का भी यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। अगर इस तरीके से इनकम में बढ़ोतरी होगी आने वाले समय में भी 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर हो, 26-27 का फाइनेंशियल ईयर हो, तभी जाकर के 8वें पे कमीशन में हमें अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। चलिए, वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था कि 2025 की अगर दो बड़ी ऐसी खबरें जिनको हम पॉजिटिव खबर मान सकते हैं, आपके हिसाब से क्या है 2025 की बड़ी खबरें जो सबसे जुड़ी हुई हो, हमसे भी जुड़ी हुई हो। नंबर 1 खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो मजा चखाया वो मजा हमारे दिलों में अभी भी ताजा है। 2025 का सबसे दिल में सुकून देने वाली यही एक खबर है दोस्तों, जिसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने रख दिया था। पाकिस्तान से जितने भी गोले दागे गए थे, नीचे गिरने ना देना भारत की शक्ति को दर्शाता है, भारत की एयर डिफेंस की ताकत को दर्शाता है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर थी 2025 की। अब दूसरी खबर दोस्तों, दूसरी पॉजिटिव खबर है 2025 में भारत सरकार ने 8वां पे कमीशन का ऐलान कर दिया और 8वां पे कमीशन का कमिटी को भी गठित कर दिया। आने वाले समय में समय ज्यादा लगेगा, कैसा आएगा वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी और पेंशनर होने के नाते ये दूसरी बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर थी हम सब के लिए। मेरे हिसाब से ये दो बड़ी खबरें थी जो पॉजिटिव थी, अच्छी थी हमारे लिए। आपके हिसाब से क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐसी खबर है, कोई और भी ऐसा पॉइंट है जो बड़ी सबके लिए महत्व रखने वाली है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।